जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट किए थे लोग, और आज का वीडियो में विजयनगर कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का कालखंड कितने तक था? तो 1336 से लेकर 1652 ईस्वी तक विजयनगर का कालखंड रहा था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। और संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। और राजधानी कहाँ थी? क्रमशः अनेगोंडी, उसके बाद विजयनगर, विजयनगर पेनुकोंडा और चंद्रगिरी इसकी राजधानी रही है। कि कहाँ पे? क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी। राष्ट्रीय सिक्का, इसका राष्ट्रीय सिक्का क्या था? वरा या स्वर्ण सिक्का। हरिहर एवं बुक्का को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का प्रेरणा माधव विद्यारण तथा सायन से मिली थी। हरिहर एवं बुक्का को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का प्रेरणा किससे मिली थी? तो माधव विद्यारण तथा सायन से मिली थी। विजयनगर पर शासन करने वाले राजवंश। विजयनगर पर शासन करने वाले कौन कौन से राजवंश हुए? तो पहला था संगम वंश, जिसका शासनकाल 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक रहा था। इसमें कौन कौन से राजा हुए थे? हरिहर एवं बुक्का। उसके बाद सालू वंश, इसका शासनकाल 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक रहा। इसमें नरसिंह सालू ने शासन किया था। उसके बाद था तुलु वंश का शासनकाल 1505 ईस्वी से लेकर 1565 ईस्वी तक रहा। वीर नरसिंह तालीकोटा युद्ध से समाप्त हुआ था। वीर नरसिंह, इनका अंत कब हुआ था? तालीकोटा युद्ध में समाप्त हो गया था। उसके बाद चौथा वंश था अरविडू वंश का शासनकाल 1570 से लेकर 1652 ईस्वी तक रहा। और इसमें कौन से शासक थे? तो तिरुमल थे। हरिहर प्रथम का शासनकाल 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक रहा था। कितने साल? 20 साल रहा था। हरिहर प्रथम के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम शासक बना। वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। किसने? बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा। इसने 1356 से लेकर 1377 19 वर्षों तक शासन किया था। बुक्का प्रथम कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 19 वर्षों तक शासन किया था। बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक रहा। कितने वर्षों तक? 17 वर्षों तक, 17 साल तक विजयनगर की गद्दी पर बैठा। इसने राजाधिराज तथा राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने राजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो यह हरिहर द्वितीय ने राजाधिराज की उपाधि और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसकी महान उपलब्धि मुस्लिम राज्यों से गोवा, चोल तथा दाभोल बंदरगाह जीतना था। सायनाचार्य हरिहर द्वितीय का प्रधानमंत्री था। हरिहर द्वितीय का प्रधानमंत्री कौन था? तो सायनाचार्य हरिहर द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। उसके अभिलेख में माधव विद्यारण को हरिहर द्वितीय के अभिलेख में माधव विद्यारण को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया है। सर्वोच्च प्रकाश का अवतार किसे कहा गया? माधव विद्यारण को। हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक रहा। उसके बाद देवराय प्रथम शासक बनता है और यह 16 वर्षों तक शासन करता है। इसके समकालीन बहमनी शासक, इसके समस्त चल रहे थे समकालीन बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज शाह ने इसे बुरी तरह हारना पड़ा था। किससे? तो ताजुद्दीन फिरोज शाह से। यह कौन हार गया था? तो यह देवराय प्रथम हार गया। इतालवी यात्री निकोली कोंटी ने इसी के शासनकाल में 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। इतालवी यात्री निकोली कोंटी ने देवराय प्रथम के शासनकाल में ही 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर कृषि के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त किया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर कृषि के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। निकोली कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा तथा बहु विवाह का उल्लेख किया है। किसका? सती प्रथा और बहु विवाह का उल्लेख किया है। देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक रहा था। 24 साल तक यह शासन किया था। को इंद्र का अवतार माना जाता है। देवराय द्वितीय को किसका अवतार माना जाता है? तो इंद्र का अवतार माना जाता है। इसकी उपाधि गजबेटकर थी। इसकी उपाधि देवराय द्वितीय कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गजबेटकर उपाधि धारण की थी। इसने तुर्की धनुर्धरों को तथा मुसलमानों को बड़ी संख्या में अपनी सेना में भर्ती किया तथा राज्य में इनके लिए मस्जिदें बनवाई।
देवराय द्वितीय अपने सिंहासन के एक ओर कुरान तथा एक ओर गीता या वेद रखता था। देवराय द्वितीय अपने सिंहासन के एक ओर कुरान तथा एक ओर गीता या वेद रखता था। देवराय द्वितीय के काल में ईरान के शासक मिर्जा शाहरस, कौन थे? ईरान के शासक मिर्जा शाहरस का दूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो वह देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय का दरबारी कवि दीन दीमा था। देवराय द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? दीन दीमा था। तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ ने दीन दीमा को शास्त्रार्थ में पराजित किया तथा देवराय से कवि सार्वभौम की उपाधि प्राप्त की। कवि सार्वभौम की उपाधि किसने धारण की थी? तो श्रीनाथ ने दीन दीमा को पराजित करके शास्त्रार्थ में पराजित किया और कवि सार्वभौम की उपाधि धारण किया। उसके बाद शासक बनता है मल्लिका अर्जुन पौड़ देवराय, जिसका शासनकाल 1446 से लेकर 1465 ईस्वी तक रहा। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय, जिसका शासनकाल 1465 से लेकर 1485 ईस्वी था। इसके समय में बहमनियों ने गोवा, दामुल तथा चौल बंदरगाह समेत पश्चिमी तट पर अधिकार कर लिया। 1485 ईस्वी में सालू नरसिंह ने एक नए राजवंश सालू वंश 1485 ईस्वी में सालू नरसिंह ने एक नए राजवंश सालू वंश का कालखंड क्या था? 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक स्थापना की। सालू वंश की स्थापना किसने की थी? तो सालू नरसिंह ने स्थापना की थी। नरसिंह सालू के दो पुत्र थे। नरसिंह सालू के कितने पुत्र थे? दो पुत्र। पहला पुत्र का नाम था तीमा तथा दूसरा पुत्र था इमादी नरसिंह। दूसरा पुत्र का नाम क्या था? इमादी नरसिंह। नरसिंह सालू की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के संरक्षण के रूप में नरेश नायक ने सत्ता का उपभोग किया। नरसा नायक के पुत्र पुत्र कौन था? वीर नरसिंह था। वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह की हत्या करके तुलु वंश से तुलु राजवंश की नींव डाली। तुलु राजवंश की नींव किसने डाली? तो यह वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह की हत्या करके तुलु राजवंश की नींव डाली। अब है तुलु वंश का कालखंड कितना था? तुलु वंश का कालखंड 1505 से लेकर 1565 ईस्वी तक रहा था। 1505 से लेकर 1565 ईस्वी तक रहा था। वीर नरसिंह ने 1505 से 1509 ईस्वी तक शासन किया। उसने विवाह कर को समाप्त कर दिया। विवाह कर को किसने समाप्त किया? तो वीर नरसिंह ने विवाह कर को समाप्त कर दिया। वीर नरसिंह के बाद उसका छोटा भाई कृष्णदेवराय शासक बनता है। कृष्णदेवराय किसका छोटा भाई था? तो वीर नरसिंह का छोटा भाई था। इसने आंध्रभोज यवन राज्य स्थापनाचार्य जैसी उपाधि धारण की। किसने? कृष्णदेवराय ने। यह तुलु वंश का महान शासक था। तुलु वंश का महान शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय बाबर का समकालीन था। किसका समकालीन था? तो बाबर का समकालीन था। इसके समय में एडवर्डी बारबोसा तथा डोमिगो पायस ने विजयनगर की यात्रा की थी। किसने विजयनगर की यात्रा की थी इसके समय काल में? तो एडवर्डी बारबोसा और डोमिगो पायस ने विजयनगर की यात्रा की थी। दोनों पुर्तगाली थे। ये दोनों कहाँ के यात्री थे? तो पुर्तगाली यात्री थे। ब्यास राज कृष्णदेवराय के राजगुरु थे। कृष्णदेवराय के राजगुरु कौन थे? तो ब्यास राज थे। कृष्णदेवराय ने तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद, तेलुगु ग्रंथ का नाम क्या है? अमुक्तमाल्यद, यह राजनीतिक ग्रंथ है, तथा संस्कृत ग्रंथ जामोती कल्याणम, संस्कृत ग्रंथ का नाम क्या है? जामोती कल्याणम व उषा परिणय की रचना की। बाबरनामा पुस्तक में कृष्णदेवराय का उल्लेख मिलता है। किसमें? बाबरनामा पुस्तक जो बाबर का आत्मकथा है उसमें कृष्णदेवराय का उल्लेख मिलता है। कृष्णदेव राम गुरु नानक के समकालीन थे। कृष्णदेवराय, यहाँ पे राम नहीं होगा, राय होगा। कृष्णदेवराय गुरु नानक के भी समकालीन थे और बाबर के भी समकालीन थे। कृष्णदेवराय के पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे। पुर्तगालियों से इनका अच्छा संबंध था। तालीकोटा का युद्ध 1526 ईस्वी। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी के कारण विजयनगर साम्राज्य, यहाँ पे 1526 नहीं होना चाहिए, शायद 1565 होना चाहिए, बट एक बार देख लेंगे लोग। 1526 के कारण विजयनगर साम्राज्य के वैभव का अंत हो गया। इस युद्ध के विजयनगर साम्राज्य की सेना का नेतृत्व रामराय कर रहा था। तालीकोटा का युद्ध जब हुआ था तो उस समय विजयनगर साम्राज्य की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रामराय कर रहा था। कृष्णदेवराय के दरबार में रहने वाले 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता है। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था।
इनमें पेद्दन का स्थान सर्व प्रमुख था। इनमें पेद्दन का स्थान कैसा था? सर्व प्रमुख था, सबसे ऊपर इनका नाम आता था। कृष्णदेवराय ने हजारा मंदिर, नांगलपुर शहर बसाया था। कृष्णदेवराय के कार्यों का उल्लेख किया गया है, जैसे हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था और नांगल शहर बसाया था। उसके बाद विट्ठल स्वामी मंदिर बनवाया था तथा चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कराया था। चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कराया था। तदाप्ती तथा पार्वती मंदिर अंबारम बनवाया था। अपनी पत्नी की स्मृति में हॉस्पेट नामक नगर बसाया था। नगर का नाम क्या था? हॉस्पेट। कांचीपुरम का वरदराज मंदिर तथा एकम्बरनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कृष्णदेवराय ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपने चचेरे भाई अच्युत राय जिसका शासनकाल 1529 से 1542 ईस्वी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। कृष्णदेवराय ने अपने चचेरे भाई अच्युत राय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया मरने से पहले। अच्युत राय के काल में पुर्तगाली घोड़ा व्यापारी नूनिज कौन था? तो यह पुर्तगाली घोड़ा का व्यापारी था, विजयनगर की यात्रा की थी। किसके काल में नूनिज ने यात्रा की थी? तो अच्युत राय के काल में। अच्युत राय के बाद अल्पायु पुत्र वेंकटे प्रथम के बाद इसका भतीजा सदाशिव राय। अच्युत राय के बाद अल्पायु पुत्र वेंकट प्रथम के बाद इसका भतीजा सदाशिव राय, जिसका शासनकाल 1542 से 1570 ईस्वी तक रहा, शासक बना। इसके समय में शासन की समस्त शक्ति रामराय के हाथों में थी। किसके? तो सदाशिव राय के समस्त शक्ति रामराय के हाथों में थी। इसी के शासनकाल में प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध, अभी ऊपर बोले हैं 1565 होना चाहिए। इसी के शासनकाल में प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ, जिसमें विजयनगर नष्ट हो गया। विजयनगर किस युद्ध में नष्ट हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध जो 1565 ईस्वी में हुआ था उसमें नष्ट हो गया। ए फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक सेवेल इस तालीकोटा युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। तालीकोटा युद्ध के तत्काल बाद सीजर फेडरिक ने विजयनगर की यात्रा की। तालीकोटा का युद्ध जब हुआ था तो उसके जस्ट बाद सीजर फेडरिक ने विजयनगर की यात्रा की। सदाशिव राय के बाद तिरुमल अच्युत राय का साला कौन था? तो तिरुमल था, जो शासक बनता है और आरवीडू वंश की स्थापना कर देता है। कौन? तिरुमल आरवीडू वंश की स्थापना कर देता है, जिसका शासनकाल 1570 से 72 ईस्वी तक रहा था। उसे पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक कहा गया है। किसको? तिरुमल को पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक कहा गया है। वेंकट द्वितीय या रंगा द्वितीय अब शासक बनता है, उसे रंगा द्वितीय भी कहते हैं, जिसका शासनकाल 1586 से लेकर 1614 ईस्वी तक रहा। आरवीडू वंश का महानतम शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। इसने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। इसने किसको अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। वेंकट द्वितीय को स्पेन के राजा फिलिप तृतीय से पत्र व्यवहार था। वेंकट द्वितीय का स्पेन के राजा फिलिप तृतीय से पत्र व्यवहार था। वेंकट द्वितीय ने डचों को पुलिकट में कारखाना खोलने तथा व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। वेंकट द्वितीय ने डचों को पुलिकट में कारखाना खोलने तथा व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। उसके बाद शासक बनता है श्रीरंग तृतीय, जिसका शासनकाल 1642 से लेकर 1652 ईस्वी तक आरवीडू वंश व विजयनगर का अंतिम शासक था। आरवीडू वंश और विजयनगर का अंतिम शासक कौन था? श्रीरंग तृतीय। प्रशासन एवं संस्कृति, विजयनगर की प्रशासन कैसी थी और वहाँ की संस्कृति कैसी थी? युवराज का राज्याभिषेक पट्टाभिषेकम कहलाता था। युवराज का जो राज्याभिषेक होता था उसे क्या कहते थे? पट्टाभिषेकम कहते थे। राजा का अभिषेक राज परिषद करती थी। राजा का अभिषेक कौन करता था? तो राज परिषद करती थी। विजयनगर कालीन प्रधानी या महाप्रधानी की तुलना मराठा कालीन पेशवा से की जा सकती है। माननीय प्रधान कौन होता था? गृह मंत्री। रायसम कौन होता? राजा के मौखिक आदेशों का लेखक के कनिकम लेखा अधिकारी होता था। सर्वनायक मुख्य सचिव होता था। सर्वनायक क्या होता था? तो वह मुख्य सचिव होता था। इंपॉर्टेंट महानायकाचार्य, इंपॉर्टेंट है। महानायकाचार्य ग्राम प्रशासन से संबंधित अधिकारी था। ये अंडरलाइन करेंगे लोग। महानायकाचार्य ग्राम प्रशासन से संबंधित अधिकारी था। प्रांत को मंडलम कहते थे। कोट्टम जिला होता था और वलनाडु या परगना या तहसील होता था। मेला ग्राम 50 गांव को मिलाकर मेला ग्राम होता था। उर या ग्राम को क्या कहते थे? उर कहते थे। ब्रह्मदेव ग्रामों की सभा थी जो चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी।
सामान्य गैर ब्रह्मदेव की सभा उर कहलाती थी। उर क्या कहलाती थी? तो गैर ब्रह्मदेव की सभा कहलाती थी। सभा को भूमि संबंधित अधिकार प्राप्त थे। सभा को क्या प्राप्त थे? भूमि संबंधी अधिकार प्राप्त थे। छोटे स्तर के दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे सुनती थी। कौन? ये सभा छोटे स्तर के दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे सुनती थी। विजयनगर साम्राज्य के तमिल प्रांतों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कोट्टम थी। विजयनगर साम्राज्य के तमिल प्रांतों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो कोट्टम थी। नैनार प्रांतों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में थी। नैनार प्रांतों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे थी? तो तमिलनाडु में सर्वाधिक थी। यहाँ पे नायंकर प्रांतों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में थी। नायंकर व्यवस्था के अंतर्गत नायकों का स्थानांतरण नहीं हो सकता था। कालांतर में यह पद अनुवांशिक हो गया था। नायकों का स्थानांतरण नहीं, नायक का पद क्या हो गया? अनुवांशिक हो गया। नायकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए महामंडलेश्वर कमिश्नर नामक अधिकारी की नियुक्ति अच्युत राय के समय में की गई थी। जो नायक होता था उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए महामंडलेश्वर, जिसे आज के वर्तमान में कमिश्नर कहते हैं, नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। और यह नियुक्ति कब हुई थी? अच्युत राय के समय में की गई थी। भूमिकर को शिष्ट कहा जाता था। भूमिकर को क्या कहा जाता था? शिष्ट कहा जाता था। लगान वसूली विभाग का नाम 8वां था। लगान वसूली विभाग का नाम क्या था? 8वां था। सामान्य लगान की दर 1/3 या 1/6 होती थी। कितना? 1/3 या 1/6 तक थी। अब है सिंचाई कर। सिंचाई कर कौन कौन से होते थे? तो दशावंधा सिंचाई कर एक था, दशवंधा जो तमिल प्रदेश में था। उसके बाद था कट्टू कोडेज आंध्र और कर्नाटक में था। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में था। ब्राह्मणों की भूमि से उपज का 1/20 अंश तथा मंदिरों की भूमि से 1/30 अंश भू राजस्व वसूल किया जाता था। ब्राह्मणों की भूमि से 1/20 भाग और 1/30 भाग किससे? मंदिरों की भूमि से राजस्व वसूला जाता था। विवाह कर कन्या तथा वर दोनों पक्षों से लिया जाता था। जो शादी होता था उस पर भी कर टैक्स लगता था, और वह टैक्स कौन देता था? कन्या के तरफ से भी लगता था, और जो वर होता उसके तरफ से भी वो उसका टैक्स लगता था। कृष्णदेवराय ने विवाह कर को हटा दिया था। किसने विवाह कर को हटा दिया था? तो कृष्णदेवराय ने। विधवा विवाह कर मुक्त था। विधवा विवाह कर जो विधवा से शादी करता था उस पर टैक्स नहीं लगता था। विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख फसल चावल थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख फसल क्या थी? तो चावल थी। काली मिर्च व अदरक का निर्यात किया जाता था। काली मिर्च और अदरक का निर्यात होता था। इनाम या वक भूमि के प्रकार। भंडारवाद ग्राम राजकीय भूमि को क्या कहते थे? तो भंडारवाद ग्राम कहते थे। ब्रह्मदेव देवदेव ये मट्ठापुर कर मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? तो ब्रह्मदेव या देवदेव या मट्ठापुर। मध्यते मास। कुट्टुगी पट्टे पर दी गई भूमि क्या कहलाती थी? कुट्टगी कहलाती। उम्बली क्या कहलाती थी? सेवाओं के बदले प्रदान की गई लगान मुक्ति भूमि थी। सेवाओं के बदले प्रदान की गई लगान मुक्ति भूमि थी। रक्त कौड़गे युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले या मरने वालों के परिवार को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो रक्त कौड़गे कहलाती थी। विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कालीकट। विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कालीकट कोझिकोड पश्चिमी तट पर स्थित था। विजयनगर से हीरो का निर्यात हीरो का निर्यात था। मोतियों का आयात किया जाता था। हीरो का निर्यात कहाँ से होता था? विजयनगर के बंदरगाहों से, और मोतियों का आयात किया जाता था। विजयनगर युग में मंदिरों को अर्ध राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। ये आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। ये किसके केंद्र थे? आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। मंदिर बैंकों के रूप में कार्य करते थे। बैंक के रूप में कौन से कार्य करते थे? तो मंदिर बैंक के रूप में कार्य करते थे। उन्हें भूमि के क्रय विक्रय का अधिकार था। किसको? मंदिर को। ऋणदाता के रूप में कार्य करते थे। ऋणदाता के रूप में मंदिर कार्य करते थे। सिंचाई के लिए नहरों एवं कुओं का निर्माण तथा जंगलों को साफ कराकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण करते थे। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का वराह या स्वर्ण था। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का क्या था? तो वराह या स्वर्ण था। इसका वजन 52 ग्रेन था। इसका वजन कितना था? 52 ग्रेन होता था। इसे हुंड प्रदोष या पगोड़ा के नाम से जाना जाता था। इसे किस नाम से जाना गया है? तो हुंड या प्रदोष पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। प्रताप 26 ग्रेन का होता था। फर्णम 5.5 ग्रेन का होता था। सोने के छोटे सिक्के थे। ये दोनों क्या थे? प्रताप और फर्णम दोनों सोने के छोटे छोटे सिक्के थे। चांदी का छोटा सिक्का तार कहलाता था। विजयनगर शासकों के सिक्कों पर मुद्रित आकृतियाँ।
हरियर हरियर की सिक्कों पर किसकी आकृति थी? तो हनुमान और गरुड़ की आकृति थी। तुलु वंश के सिक्कों पर बैल, गरुड़, उमा महेश्वर, वेंकटेश तथा बालकृष्ण की आकृति निर्मित थी। अरबीडु वंश के सिक्कों पर वेंकटेश, शंख या चक्र की आकृति निर्मित थी। सदाशिवराय, विजय नारायण, लक्ष्मी नारायण, सदाशिवराय के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनी हुई थी। तिरुमल, तिरुमल पर वरा या सुअर, वरा को सुअर बोला जाता है, सुअर की चित्र बने थे तिरुमल के सिक्कों पर। विजयनगर साम्राज्य के अन्य मुद्राएं भी प्रचलित थी, जैसे क्रूजेडो पुर्तगाली मुद्रा थी, दीनार फारसी मुद्रा थी। दीनार क्या थी? फारसी मुद्रा। फ्लोरिनियो डुकेट इटली की मुद्रा थी, फ्लोरिनियो डुकेट इटली की मुद्रा थी। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। विजयनगर में क्या? दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेगगस कहा जाता था। जो मनुष्यों को बेचा जाता था या खरीद फरोख्त किया जाता था उसे वेगगस कहा जाता था। बाल विवाह, विधवा विवाह तथा सती प्रथा प्रचलित थी। विजयनगर में बाल विवाह, विधवा विवाह तथा सती प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। किसका प्रचलन नहीं था? तो पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बारबोसा के अनुसार लिंगायतों, चेटियों तथा ब्राह्मणों में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। किसमें सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है? तो ब्राह्मणों में और चेटियों में और लिंगायतों में। यक्षगान नृत्य परंपरा का विकास विजयनगर में ही हुआ था। यक्षगान, यक्ष और यक्षिणी की नृत्य बहुत ही फेमस है, उसकी परंपरा का विकास कहाँ पे हुआ? ये भी विजयनगर साम्राज्य में हुआ था। कृष्णदेवराय शतरंज प्रेमी थे। कृष्णदेवराय क्या थे? शतरंज प्रेमी थे। महानवमी विजयनगर का राज्य महोत्सव था। महानवमी विजयनगर का राज्य महोत्सव था। विजयनगर के शासक मूलतः शैव थे। विजयनगर के शासक क्या थे? मूलतः शैव थे, परंतु धीरे धीरे वे वैष्णव धर्मानुयायी हो गए। किंतु वह धीरे धीरे वैष्णव में बदल गए। ये शिव के विरूपाक्ष स्वरूप के उपासक थे। वे शिव के विरूपाक्ष स्वरूप के उपासक थे। विजयनगर साम्राज्य में नंदीनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। विजयनगर साम्राज्य में किस लिपि का प्रयोग होता था? तो नंदीनागढ़ी लिपि का प्रयोग किया जाता था। पेद्दन को तेलुगु व आंध्र कविता को पितामह की उपाधि प्राप्त थी। पेद्दन को तेलुगु व आंध्र कविता के पिता की उपाधि प्राप्त थी। उसकी प्रमुख रचनाएं मनुचरितम, पेद्दम की प्रमुख रचना क्या है? मनुचरितम, स्वरोचित संभव तथा हरिकथा सार है। तेलुगु के 5 महाकाव्य कौन कौन से? तो पहला है महाकाव्य मनुचरितम, जिसके लेखक कौन है? पेद्दम, जिसके रचयिता पेद्दम है। पांडुरंग महामात्य तेनालीराम इसके लेखक हैं। वसुचरित्र भट्टमूर्ति इसके लेखक हैं। भट्टमूर्ति वसुचरित्र के लेखक हैं। अगला है आमुक्तमाल्यद। आमुक्तमाल्यद के लेखक कौन है? कृष्णदेवराय। आमुक्तमाल्यद के लेखक कृष्णदेवराय हैं। राघव पांड्युयमु पिंगली सूरत इसके लेखक हैं। अष्टदिग्गज कवि, अष्टदिग्गज कौन कौन थे और उनका कौन सी वो रचना किए थे? तो पहले थे नंदीतिम की रचना के नाम क्या है? परिजात हरण। मल्लन की राजशेखर चरित्र। पिंगली सूरत के रचना का नाम क्या है? राघव पांड्युयम। भट्टमूर्ति चौथे नंबर के क्या थे? भट्टमूर्ति। नरसभु पालियम, हरिचंदन, लोकाख्यानम, ये सब उनकी रचना थी। तेनाली रामकृष्ण पांडुरंग महामात्य की रचना किए थे। अलसनी पेद्दन मनुचरितम्यो हरिकथा सार की रचना किए थे। किसने? अलसनी पेद्दन। धुर्जति कलहस्ती महामात्य की रचना किए थे। और अच्युतराज सकल कथासार संग्रह रामाभुयुद्धम की रचना कौन किए थे? अच्युतराज रामचंद्र। महाभारत को तेलुगु अनुवाद नन्या तिक्कना भेररा परगदा ने किया था। महाभारत को तेलुगु में अनुवाद किसने किया था? तो नन्या तिक्कना और भेररा परगदा ने किया था। उसके बाद है वीरभद्र ने अभिज्ञान शकुंतलम को तेलुगु में अनुवाद किया था। किसने? वीरभद्र ने अभिज्ञान शकुंतलम को तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र था। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र था। कृष्णदेवराय का दरबारी संगीतकार लक्ष्मी नारायण था। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेवराय के दरबारी संगीतकार थे। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेवराय व उसकी पत्नियों तिरुमल व चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम की मूर्तियां रखी हुई है। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेवराय व उसकी पत्नियों तिरुमल व चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम की मूर्तियां रखी गई है। अब विजयनगर खत्म हो गया। अब अगला साम्राज्य आता है बहमनी साम्राज्य।
बहमनी साम्राज्य की स्थापना 3 अगस्त 1347 ईस्वी को हसन गंगू ने की थी। वह अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। हसन गंगू ने कौन सी उपाधि धारण की? तो अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण किया था। बहमनी साम्राज्य का विस्तार उत्तर में बरार से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक था। इसका विस्तार कितना था? बरार से उत्तर में बरार था और दक्षिण में कृष्णा नदी तक था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा में थी। बहमन भारत का पहला मुस्लिम शासक था। बहमन शाह भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन के हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग। बहमन शाह भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन के हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। बहमनी साम्राज्य के शासक कौन कौन से हुए थे? तो पहला शासक हुआ था अलाउद्दीन बहमन शाह जिसका शासनकाल 1347 से 1358 ईस्वी तक रहा। उसके बाद मोहम्मद शाह बनता है शासक जिसका शासनकाल 1358 से 1375 ईस्वी तक रहा। उसके बाद बनता है मुजाहिद शाह का शासनकाल 1375 ईस्वी से लेकर 1378 ईस्वी तक रहा। उसके बाद शासक बनता है मोहम्मद शाह द्वितीय जिसका शासनकाल 1378 से लेकर 1397 ईस्वी तक रहा। उसके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह शासक बनता है जिसका शासनकाल 1397 से लेकर 1422 ईस्वी तक रहा। उसके बाद शासक बनता है शहाबुद्दीन अहमद शासक बनता है जिसका शासनकाल 1422 से लेकर 1436 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन अहमद का शासनकाल 1436 से लेकर 1458 ईस्वी तक रहा। हुमायूं, ये मुगल काल का हुमायूं नहीं है, ये बहमनी साम्राज्य का हुमायूं है जिसका शासनकाल 1458 ईस्वी से लेकर 1461 ईस्वी तक रहा। शहाबुद्दीन अहमद तृतीय का शासनकाल 1463 ईस्वी से लेकर 1482 ईस्वी तक रहा था। मुहम्मद शाह जिसका शासनकाल 1358 से लेकर 1375 ईस्वी तेलंगाना के शासक कायप नायक को पराजित करके उसे से तख्ते फिरोजा प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? तख्ते फिरोजा को प्राप्त किया था कायप नायक को पराजित करके। यह बहमनियों का राज्य सिंहासन बना। यह क्या बना था? बहमनियों का राज्य सिंहासन बना। बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष का प्रारंभ क्रमशः मुहम्मद शाह तथा बुक्का प्रथम के समय में हुआ था। बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष का प्रारंभ क्रमशः किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद शाह और बुक्का प्रथम के समय में ही हुआ था। पहले से ही युद्ध में मोहम्मद शाह ने बुक्का प्रथम के विरुद्ध बारूद का प्रयोग किया था। मोहम्मद शाह ने बहमनी साम्राज्य को 4 भागों में बांटा था। मोहम्मद शाह ने बहमनी साम्राज्य को कितने भागों में बांटा था? तो 4 भागों में बांटा था। पहला था दौलताबाग, दूसरा बरार, तीसरा बीदर, चौथा गुलबर्गा। दौलता में तरफदार की उपाधि मनसदे आली। बरार में इसको क्या उपाधि? मजलिस आली उपाधि मिली थी। बीदर आजम हुमायूं। गुलबर्गा मलिक नायब। बहमनी शासकों में सर्वप्रथम ताजुद्दीन फिरोज शाह जिसका शासनकाल 1397 से लेकर 1422 ईस्वी ने विद्वान हिंदुओं तथा ब्राह्मणों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। बहमनी शासकों में जो ताजुद्दीन फिरोज शाह था वह विद्वान जो हिंदू थे और ब्राह्मणों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने तैमूर के आक्रमण से पूर्व अपना दूत उसके पास भेजा था। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने हरियर द्वितीय को पराजित करके रायचूर द्वार पर अधिकार कर लिया। हरियर द्वितीय के पुत्र देवराय प्रथम को सुनार की बेटी का युद्ध, ये युद्ध का नाम क्या है? देवराय प्रथम सुनार की बेटी का युद्ध में पराजित किया तथा उसकी बेटी से विवाह की शर्त रखी। हरियर द्वितीय के पुत्र का नाम क्या था? देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम से युद्ध हुआ किसको? फिरोज शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह से। युद्ध का नाम क्या था? सुनार की बेटी का युद्ध। और यह युद्ध फिरोज शाह जीत गया और उसमें इसकी बेटी से विवाह का शर्त रखा। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम का शासनकाल 1422 से 1436 ईस्वी को संत वली के नाम से जाना जाता था। शहाबुद्दीन अहमद किस नाम से जाना जाता था? तो संत वली के नाम से जाना जाता था। इसने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया था। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया था। महमूद गवाह का पहली बार उल्लेख सुल्तान अलाउद्दीन अहमद द्वितीय जिसका शासनकाल 1336 से लेकर 1358 के काल में मिलता है, जब उसे नालगोंडा के विद्रोह का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था। बहमनी शासक कौन था? हुमायूं जिसका शासनकाल 1458 से लेकर 1461 ईस्वी तक था, को जालिम तथा दक्कन का नीरो कहा जाता है।
दक्कन का नीरो और जालिम किसे कहा जाता है? तो बहमनी शासक हुमायूं को कहा जाता है। रूसी व्यापारी निकितीन, रूसी व्यापारी कौन था? निकितीन। और शमसुद्दीन अहमद तृतीय के काल में बीदर आया था। रूसी व्यापारी निकितीन ने शहाबुद्दीन अहमद तृतीय के काल में बीदर आया था। हुमायूं ने महमूद गवा को अपना वजीर नियुक्त किया। हुमायूं ने महमूद गवा को अपना वजीर नियुक्त किया। यहीं से उसका उत्कर्ष का प्रारंभ हुआ। महमूद गवाह के प्रधानमंत्रित्व काल में बहमनी साम्राज्य की सीमाएं पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक विस्तृत हो गईं। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह गोवा, बेलगाम तथा दाभोल पर बहमनियों का अधिकार हो गया। महमूद गवाह ने 4 प्रांतों को 8 भागों में विभाजित किया। महमूद गवाह ने 4 प्रांतों को कितने भागों में विभाजित किया? तो बरार को 2 भागों में बांटा, गाविल और माहुर। दूसरा, गुलबर्गा को बीजापुर गुलबर्गा में बांटा। तीसरा, दौलताबाद को दौलताबाद और जुन्नार में बांटा। तेलंगाना को राजमुंद्री और वारंगल में बांटा था। महमूद गवाह ने सैजत उल इंसा तथा दीवाने अख्त नामक ग्रंथों की रचना की थी। महमूद गवाह ने कौन कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो सैजत उल इंसा तथा दीवाने अख्त नामक ग्रंथों की रचना की। शहाबुद्दीन महमूद शाह के समय में बहमनी साम्राज्य 5 खंडों में विभक्त हो गया। शहाबुद्दीन महमूद शाह के समय में बहमनी साम्राज्य कितने खंडों में विभाजित हो गया? तो 5 खंडों में विभाजित हो गया। तो पहला था बीजापुर। पहला कौन था? बीजापुर, जिससे इस पे कौन से वंश थे? आदिल शाही वंश। और इसके संस्थापक कौन थे? आदिल शाही वंश के यूसुफ आदिल शाह। वर्ष 1489 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा था बरार। बरार के इस पे किस वंश का शासन था? तो इमाद शाही वंश का शासन था। और इसके संस्थापक कौन थे? फतेह उल्लाह इमाद थे। 1490 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है तीसरा अहमदनगर पर निजाम शाही वंश का शासन था। और इस वंश के संस्थापक कौन थे? मलिक अहमद इस वंश के संस्थापक थे, जो 1490 ईस्वी में स्थापना किया था। चौथा है गोलकुंडा कुतुब शाही वंश का शासन था। कुल्ली कुतुब शाह ने इस वंश की स्थापना किया था, 1512 ईस्वी में किया था। बीदर बरीद शाही वंश का शासन था। अमीर अली बरीद ने इस वंश की स्थापना किया था 1526 ईस्वी में। स्वतंत्रता की घोषणा सबसे पहले 1484 ईस्वी में बरार ने की थी, लेकिन बीजापुर स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य बना। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम का पुत्र कलीमुल्लाह शाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग कि बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शहाबुद्दीन अहमद प्रथम का पुत्र कौन था? कलीमुल्लाह शाह। यह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ किया था। इसने ही मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया, जो अकबर लागू किया था। बहमनी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में हुआ था। अब है उत्तरवर्ती राज्य। अब कौन से राज्य है? उत्तरवर्ती राज्य। बरार 2 राजधानियाँ थी। बरार की कितनी राजधानी थी? 2, एलिचपुर और गाविलगढ़। 1484 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा की। बरार ने 1484 ईस्वी में खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। संस्थापक कौन थे बरार के? तो फतेउल्लाह खान इमाद उल मुल्क के बरार के संस्थापक थे। यह धर्म परिवर्तित मुसलमान था। यह कौन थे? धर्म परिवर्तित मुसलमान थे। 1574 ईस्वी में अहमदनगर के मुर्तुजा निजाम शाह ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1574 ईस्वी में अहमदनगर के शासक कौन थे? मुर्तुजा निजाम शाह ने बरार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब है बीजापुर यूसुफ आदिल शाही। इस पे कौन कौन से राजा शासन किए हैं? तो यूसुफ आदिल शाही के बाद इस्लाम शाह के बाद इब्राहिम शाह के बाद अली आदिल शाह, उसके बाद इब्राहिम द्वितीय के बाद मोहम्मद अली आदिल शाह द्वितीय, उसके बाद सिकंदर। बीजापुर पर सबसे अंतिम शासक सिकंदर शाह ने शासन किया था। बीजापुर का गोल गुम्बद का निर्माण अली आदिल शाह ने करवाया था। बीजापुर का गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? तो अली आदिल शाह ने करवाया था। इब्राहिम द्वितीय आदिल शाही वंश का महानतम शासक था। इब्राहिम द्वितीय आदिल शाही वंश का क्या था? महानतम शासक था। उसे जगत गुरु तथा अबला बाबा कहा जाता था। जगत गुरु तथा अबला बाबा किसे कहा जाता था? तो इसे इब्राहिम द्वितीय को जगत गुरु तथा अबला बाबा कहा जाता था। इसने किताबे नौरस की रचना की। इसने किस किताब की रचना की? तो नौरस की रचना की। इसके शासनकाल में फरिश्ता ने ऐतिहासिक ग्रंथ तारीख़ फरिश्ता की रचना की थी। इसके शासनकाल में फरिश्ता व्यक्ति का नाम है, जो ऐतिहासिक ग्रंथ तारीख़ फरिश्ता की रचना किया। सिकंदर शाह के काल में शिवाजी का उत्कर्ष हुआ।
किसके काल में शिवाजी का उत्कर्ष हुआ? तो सिकंदर शाह के काल में शिवाजी का उत्कर्ष हुआ। और तथा औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर के मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1686 ईस्वी में मिलाया। तीसरा था अहमदनगर। अहमदनगर के बारे में पढ़ते हैं लोग। अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश का संस्थापक के अहमदनगर पर किस वंश का शासन था? तो निजाम शाही वंश का शासन था, जिसके संस्थापक कौन थे? मलिक अहमद, जिनका शासनकाल 1490 ईस्वी तक था। 1490 में अहमदनगर की स्थापना किए थे। इसकी उपाधि निजामुल मुल्क थी। इनकी उपाधि क्या थी? निजामुल मुल्क थी, मलिक अहमद की उपाधि। अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह के समय में त्रिगुट बीजापुर से अली आदिल शाह, गोलकुंडा से इब्राहिम कुतुब शाह तथा विजयनगर से रामराय ने 1562 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण कर उसे बुरी तरह लूटा था। अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह के समय में त्रिगुट सेना का गठन हुआ था। बीजापुर से अली आदिल शाह थे और गोलकुंडा से इब्राहिम कुतुब शाह तथा विजयनगर से रामराय ने 1526 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण कर उसे बुरी तरह लूटा था। इसके प्रत्युत्तर में उत्तर में हुसैन निजाम शाह ने भी अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा तथा बीजापुर राज्यों का एक संघ बनाकर 1565 ईस्वी में विजयनगर को तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी युद्ध में निर्णायक पराजय दी तथा विजयनगर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जब ये अहमदनगर को लूटा था लोग ये त्रिकूट सेना बनाकर, तो उसी के उत्तर में हुसैन निजाम शाह ने अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा तथा बीजापुर राज्यों का एक संघ बनाया और 1565 में एक युद्ध लड़ा विजयनगर से, जिसे क्या कहते हैं? तालीकोटा का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहते हैं, और उसमें विजयनगर को नष्ट कर दिया। अहमदनगर पर मुगलों का प्रथम आक्रमण मुर्तुजा निजाम शाह के काल में हुआ था। मलिक अंबर अहमदनगर का एक योग्य वजीर था। मलिक अंबर क्या था? तो अहमदनगर का एक योग्य वजीर था। उसने दक्षिण में टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया था। शाहजहां ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा 1633 ईस्वी में मिलाया गया था। अब है गोलकुंडा कुतुब शाही वंश का इस पर शासन था। कुतुब शाही वंश का यह राज्य वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडहरों पर स्थापित हुआ था। इस वंश का संस्थापक एक तुर्कीदास। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन थे? इस वंश के संस्थापक तुर्कीदास थे, जिनका नाम था कुल्ली कुतुब शाह थे। मुसलीपट्टनम गोलकुंडा का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था। कौन? मुसलीपट्टनम गोलकुंडा का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था। इब्राहिम कुतुब शाह का शासनकाल 1550 से लेकर 1580 ईस्वी विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम राज्यों के संघ में शामिल था। इब्राहिम का पुत्र कौन था? तो मोहम्मद कुली शासक बना। इसने हैदराबाद नगर की स्थापना की। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद कुली ने की थी। यह किसका पुत्र था? तो इब्राहिम का पुत्र था। मोहम्मद कुली को दक्कनी उर्दू या हिंदवी का जन्मदाता माना जाता है। मोहम्मद कुली को दक्कनी उर्दू या हिंदवी का जन्मदाता माना जाता है। कुतुब शाही वंश का अंतिम शासक अबुल हसन था। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कुतुब शाही वंश का जो शासन था गोलकुंडा, उसको 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मीर जुमला गोलकुंडा का अमीर था। मीर जुमला क्या था? तो गोलकुंडा का अमीर था, जो बाद में मुगलों से मिल गया। बीदर के बरीद शाही राजवंश के संस्थापक अमीर अली बरीद थे। बीदर के बरीद शाही राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो अमीर अली बरीद थे। इसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था। दक्कन की लोमड़ी किसे कहा जाता था? तो अमीर अली बरीद को कहा जाता था। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह प्रथम ने बीदर को अपने राज्य में मिला लिया। बीजापुर के शासक कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह प्रथम ने बीदर को अपने राज्य में मिला लिया। अब हम लोग का विजयनगर टॉपिक समाप्त हो गया। अब 7वां लेसन है मेडावल हिस्ट्री का स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश में पहला है कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1286 ईस्वी में सिंहदेव ने की थी। कश्मीर की स्थापना किसने की थी? तो 1286 ईस्वी में सिंहदेव ने की थी। इसने 1301 ईस्वी तक शासन किया था। सिंहदेव ने कब तक शासन किया था? तो 1301 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद इसका भाई सुहादेव शासक बनता है। कौन शासक बनता है? इसका भाई सुहादेव शासक बनता है। इसके काल में कश्मीर पर दलूचा के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। मंगोल आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था? दलूचा। और कश्मीर के शासक कौन थे? सुहादेव के बाद लद्दाख के एक सरदार
सुहादेव के बाद लद्दाख के एक सरदार रिंचन ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया। इसने सुहादेव के सेनापति रामचंद्र प्रथम की पत्नी रानी कोटा से विवाह किया। रिंचन के बाद उदयनदेव तृतीय कश्मीर का शासक बना। इसने भी रानी कोटा से विवाह किया। रानी कोटा से कौन कौन लोग पे विवाह किए थे? तो 2 लोगों ने विवाह किया था। तो सुहादेव के सेनापति रामचंद्र की पत्नी से विवाह किया था। तो रिचन ने भी रानी कोटा से विवाह किया। और रिचन के बाद उदयनदेव तृतीय कश्मीर का शासक बना और इसने भी रानी कोटा से विवाह किया। उदयनदेव के बाद शाहमीर चतुर्थ ने शमसुद्दीन की उपाधि धारण की तथा कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो शाहमीर चतुर्थ कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। इसने भी रानी कोटा से विवाह किया। रानी कोटा 3 लोगों से विवाह की है, रिंचन से, उदयनदेव तृतीय से और शाहमीर चतुर्थ से। उसके बाद कश्मीर का सुल्तान अलाउद्दीन बनता है, जिसका शासनकाल 1344 से लेकर 1356 ईस्वी तक रहा। ने राजधानी इंद्रकोट से बदलकर श्रीनगर की। अलाउद्दीन ने इंद्रकोट राजधानी थी, उसको बदलकर कहाँ किया था? श्रीनगर कर दिया। शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक सुल्तान शाहबुद्दीन को माना जाता है, जिनका शासनकाल 1356 से 1374 ईस्वी तक रहा था। दिल्ली में परिवर्तित तुगलकों का काल। कश्मीर के शासक सिकंदर, जिनका शासनकाल 1389 से 1413 ईस्वी तक रहा, को बूतसिकन कहा जाता है। सिकंदर को क्या कहा जाता है? बूतसिकन कहा जाता है। तैमूर के आक्रमण से कश्मीर की रक्षा की। किसने? सिकंदर ने तैमूर के आक्रमण से कश्मीर की रक्षा की। इसने माथे पर तिलक लगाना प्रतिबंध कर दिया। सिकंदर ने माथे पर तिलक लगाना प्रतिबंध कर दिया। मूर्तियों को गलाकर सिक्के बनवाए, जजिया लगाया। मूर्तियों को गलाकर सिक्का बनवाया और जजिया कर भी लगाया। मार्तंड, चक्रधर, त्रिपुरेश्वर एवं अवंतीपुर मंदिर तोड़े। यह सिकंदर ने कौन कौन से मंदिर तोड़े थे? मार्तंड, चक्रधर, त्रिपुरेश्वर तथा अवंतीपुर मंदिर को तोड़े थे। दिल्ली में सैयद वंश और बहलोल का शासनकाल। जैनुल आबिदीन, जिनका शासनकाल 1420 से 1470 ईस्वी तक रहा था। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो जैनुल आबिदीन को। तथा कश्मीर का अलाउद्दीन भी जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। उसने नायबे अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की। नायबे अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की। किसने? जैनुल आबिदीन ने। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा की अनुमति, इसके शासनकाल में सती प्रथा की अनुमति थी और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। यह जजिया समाप्त करने वाला पहला शासक था। यह कुतुब के नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। इसकी फारसी कविताओं का नाम क्या था? कुतुब। इसने मुल्ला अहमद को महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगी का फारसी अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। जैनुल आबिदीन की जीवनी जैन प्रकाश का लेखक यदु भट्ट है। जैनुल आबिदीन की जीवनी का नाम क्या है? जैन प्रकाश का लेखक कौन है? यदु भट्ट है। यदु भट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? जैन प्रकाश। और जैन प्रकाश में किसकी जीवनी मिलती है? तो जैनुल आबिदीन की जीवनी मिलती है। हसन शाह के काल में 1479 ईस्वी में एक भयंकर अग्निकांड में कश्मीर का पूर्वोत्तर भाग नष्ट हो गया था। अकबर ने 1586 ईस्वी में कश्मीर को जीतकर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने कश्मीर को कब जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो 1586 ईस्वी में। अब आता है जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने 1539 में की थी। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? फिरोज तुगलक ने 1359 ईस्वी में की थी। यह दिल्ली सल्तनत के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी। जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक सरवर नामक हिजड़े ने की थी। जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मलिक सरवर। यह क्या था? यह हिजड़ा था। इसने 1394 से लेकर 1399 तक शासन किया था। किसने? मलिक सरवर ने जौनपुर पर 1394 से लेकर 1399 ईस्वी तक शासन किया था। सरकी वंश के शासक। अब उसके बाद आता है सरकी वंश का शासक मलिक मुबारक इब्राहिम महमूद मोहम्मद हुसैन शाह। मलिक सरवर के बाद इसका दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र मुबारक शाह का पूरा नाम था मलिक मुबारक इब्राहिम मसूद मोहम्मद हुसैन शाह। मुबारक शाह का शासनकाल 1399 से लेकर 1401 ईस्वी गद्दी पर बैठा। सरकी वंश में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। इसको अंडरलाइन कर लेंगे लोग।
सरकी वंश में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो मुबारक शाह था। मुबारक के बाद उसका छोटा भाई इब्राहिम शाह गद्दी पर बैठा, जिसका शासनकाल 1401 से 1440 ईस्वी तक रहा। यह सरकी वंश का महानतम शासक था। सरकी वंश का महानतम शासक कौन था? तो इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह ने पांडुओं के चिश्ती संत नूर कुतबे आलम के अनुरोध पर बंगाल पर आक्रमण किया था। सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह था। इसके समय में दिल्ली व जौनपुर के बीच प्रतिद्वंदिता शीर्ष पर थी। इसी के समय में 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने जौनपुर को जीतकर दिल्ली में मिला लिया। सिकंदर लोदी ने जौनपुर को कब जीता था? तो 1505 ईस्वी में जीता था और इसे दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद आता है बंगाल में इलियास शाही वंश का संस्थापक। बंगाल में कौन से वंश था? तो इलियास शाही वंश था, जिसके संस्थापक कौन थे? हाजी इलियास थे। इलियास शाही वंश के संस्थापक हाजी इलियास थे। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अली मुबारक की हत्या करके पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया था। किसकी हत्या कर दिया था? तो अली मुबारक की हत्या हाजी इलियास ने करके बंगाल पर अधिकार कर लिया था। इसने सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से 1342 से लेकर 1352 ईस्वी तक शासन किया था। हाजी इलियास के पुत्र सिकंदर शाह, जिनका शासनकाल 1357 से लेकर 1389 तक था, ने सिकंदर शाह ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो सिकंदर शाह ने करवाया था। सिकंदर का पुत्र गयासुद्दीन आजम, सिकंदर का पुत्र का नाम क्या था? गयासुद्दीन आजम बंगाल का एक लोकप्रिय शासक था। कवि हाफिज से उसका पत्र व्यवहार था। 1406 ईस्वी में एक चीनी दूत उसके दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? तो गयासुद्दीन आजम के दरबार में आया था। 1409 ईस्वी में महारत ने धर्मराज को अपना दूत बनाकर उपहारों सहित चीनी सम्राट के दरबार में भेजा। महेंद्र देव ने पांडुआ और चटगांव में बंगला अक्षरांकित सिक्का चलाया था। महेंद्र देव ने पांडुआ और चटगांव में बंगला अक्षरांकित सिक्का चलवाया था। रुकुनुद्दीन बारबक शाह, जिसका शासनकाल 1459 से 1474 तक रहा, ने बारबक शाह ने श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ के रचयिता मालाधर वसु को गुणराज खां की उपाधि तथा इनके पुत्र को सत्यराज खां की उपाधि प्रदान की थी। ये जो रुकुनुद्दीन बारबक शाह था, श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? मालाधर को गणराज खां की उपाधि गुणराज खां की उपाधि दिया और उनके पुत्र किनके? मालाधर के पुत्र कौन थे? सत्यराज खां की भी उपाधि दिया था। इसी के समय में कीर्तिवास ने रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया था। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग। इसी के समय में, किसके समय में? तो बारबक शाह के समय में कीर्तिवास ने रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया था। रामायण का किसमें? तो बांग्ला में अनुवाद किया था। इसे बंगाल की बाइबल तथा पंचम वेद कहा जाता है। किसको? जो पीछे बुक पढ़े हैं लोग, उसको बंगाल की बाइबल तथा पंचम वेद कहा जाता है। बंगाल में दाखिल दरवाजा का निर्माण बारबक शाह ने ही करवाया था। शमसुद्दीन यूसुफ शाह, जिसका शासनकाल 1478 से लेकर 1481 ईस्वी तक रहा, यूसुफ शाह ने राज्य में मद्य निषेध नियम लागू किया। इसने 22 दरवाजा मस्जिद का निर्माण किया था। 22 दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शमसुद्दीन यूसुफ शाह ने करवाया था। हुसैनी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन हुसैन थे, जिनका शासनकाल 1493 से 1519 ईस्वी तक रहा। इसने निरिपति तिलक, कृष्ण का अवतार तथा जगत भूषण जैसी उपाधियां धारण की थी। अलाउद्दीन हुसैन कृष्ण अवतार, निरिपति तिलक, जगत भूषण जैसी उपाधियां प्राप्त की थी। यह वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। इसको भी अंडरलाइन करेंगे लोग। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था, जिसका शासनकाल 1519 से 1532 ईस्वी तक रहा था। इसी के समय सर्वप्रथम पुर्तगाली बंगाल में आए थे। नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना मस्जिद तथा कदम रसूल मस्जिद का बनवाई थी। नुसरत शाह ने गौड़ स्थान का नाम है, जहाँ पे बड़ा सोना मस्जिद तथा कदम रसूल मस्जिद बनवाई थी। काशीराम ने बांग्ला भाषी महाभारत की रचना की थी। काशीराम, किसने महाभारत को बांग्ला में लिखी थी? तो काशीराम ने बांग्ला भाषा में लिखा था। हुसैन शाही वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन महमूद था।
हुसैन शाही वंश का अंतिम शासक कौन था? गयासुद्दीन महमूद था, जिसका शासनकाल 1533 से लेकर 1538 ईस्वी तक रहा। इसके काल में शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसके काल में किसके? तो गयासुद्दीन महमूद के काल में ही शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार कर लिया।